कोविड की ये सेकेंड वेव क्यों आई है, कैसे रोक सकते हैं, क्या डिफरेंस है इसमें फर्स्ट वेव से, डॉक्टर्स का कितना रोल है और हेल्थ केयर क्यों क्रैश कर रहा है। मैं डॉक्टर मनीषा आज आपसे इन सब बातों के बारे में डिस्कस करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोविड है, इसको एक्सेप्ट करना है, इसके लिए प्रिपेयर होना है और पैनिक नहीं करना है। ऑल्दो इस बार सिम्टम्स या प्रेजेंटेशन कोविड के पिछली बार से थोड़े डिफरेंट हैं। लाइक पिछली बार हर पेशेंट जिसको कोल्ड, कॉफ या फीवर था, खांसी थी, हम उसी में कोविड सस्पेक्ट कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस बार कोविड अलग अलग सिम्टम्स के साथ, जैसे पेट का दर्द, आंखें लाल, हेडेक, चक्कर आना, डिफरेंट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से ये बहुत स्पीड से स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि हम इसको सस्पेक्ट ही नहीं करते हैं, टेस्ट नहीं होते हैं, तो जो इन्फेक्शियस इंसान है वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करता रहता है और इस वजह से ट्रांसमिशन रेट या इन्फेक्शन रेट बहुत बढ़ गया है। प्लस कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है ज़्यादा जानलेवा ना हो, लेकिन इसका स्प्रेड करने की स्पीड उससे पुराने स्ट्रेन से तकरीबन 30% ज़्यादा है। बट इसको कंट्रोल करने का तरीका आज भी वही है जिससे हमने फर्स्ट वेव से निकले थे। अपने बेसिक प्रिकॉशंस, हैंड हाइजीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सबको हमें पहले की तरह ही फॉलो करना है। पैनिक नहीं करना है, क्योंकि 70 to 80% कोविड पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब या तो उनको कोई सिम्टम आता नहीं है या माइल्ड सिम्टम, ज़ुकाम, खांसी या एक दिन के बुखार से सेटल हो जाते हैं। प्लस ये 70 to 80% पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो डॉक्टर्स इनको यूजली होम आइसोलेशन एडवाइस करते हैं। अब होम आइसोलेशन क्या है, उसको हम किस तरह से फॉलो करें और कोई गलती ना करें, इसके लिए एक छोटा सा डिस्कशन है। जो भी पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं, उनको घर में अलग रूम में हम आइसोलेट कर देते हैं, बट और कुछ दवा देते हैं जो कि हमारी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स हैं। बेसिकली उनको ये सिखाया जाता है कि उनको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, अच्छा डाइट लेना है, प्रॉपर रेस्ट देना है बॉडी को, ताकि वो इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो। जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, डाइट में उनको स्पेसिफिकली इंक्लूड करना है और अपने एक्सरसाइजेज, योगा, जहाँ बॉडी अलाउ करे हमें वो सब करना है। सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जिससे कि हमारे लंग्स में इन्फेक्शन रुके ना, पेट के बल उल्टा लेटना जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी रहे। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हम हर होम आइसोलेशन के कैंडिडेट को बताते हैं। बट इस बात का ध्यान रखना है कि होम आइसोलेशन सिर्फ डॉक्टर के कहने या डॉक्टर के कॉन्टैक्ट के बाद ही शुरू करना है, क्योंकि डॉक्टर आपको ये बता पाएंगे कि अलार्मिंग सिम्टम्स क्या हैं और हमें कब हॉस्पिटलाइज होना है, कब डॉक्टर से रिपीट करना है और हमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। होम आइसोलेशन के दौरान हमें दो चीज़ें अपने पास ज़रूर रखनी हैं। एक सिंपल थर्मामीटर जो आपकी बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सके, और एक पल्स ऑक्सीमीटर जो आपका ऑक्सीजन लेवल्स प्लस हार्ट रेट का आपको इंडिकेशन दे सके। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है बहुत बेसिक चीज़ है, हमें इसको यूज़ करना आना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, अगर कोविड बिगड़ता है जिन लोगों में, तो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अर्लीस्ट प्रेजेंटेशन होता है ऑक्सीजन का फॉल करना। तो पल्स ऑक्सीमीटर एक डिजिटली छोटा डिवाइस है जिसको आप किसी भी फिंगर, प्रेफरेबली मिडिल फिंगर में लगा के टेबल पर रखकर उसको 10 to 30 सेकेंड्स के बीच में आप रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें आपके ऑक्सीजन लेवल्स और हार्ट रेट आता है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल्स 95% से ऊपर है तो हमें उसके में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस हमें अपने बॉडी टेम्परेचर एंड पल्स ऑक्सीमीटर को एटलीस्ट मॉनिटर करना है दिन में 3 बार के लिए, और हम उस ट्रेंड को और उस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर ध्यान रखना है बैटरी पूरी तरह हो, उसकी रीडिंग्स ठीक हो, बिकॉज आप उससे मिसगाइड ना हो जाएं। और जैसे फिंगर्स हैं तो उसमें नेल पेंट ना लगा हो, आपका नेल टूटा हुआ ना हो। ये सब बेसिक चीज़ें हैं पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करने के लिए। अगर आपको कभी लगता है कि ऑक्सीजन लेवल्स फॉल कर रहे हैं तो आप हमेशा घर में 2 पल्स ऑक्सीमीटर रखिए ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें।
सो अलार्मिंग सिम्टम्स क्या हैं अगर हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर है? उसमें ये है कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है अगर 95% से नीचे जाता है, अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल जो हमारा टेम्परेचर है वो 101 डिग्री से ज़्यादा जाता है, या हमारा हार्ट रेट 80-85 से ऊपर जाता है और ये सब चीज़ें परसिस्टेंटली हाई रहती हैं, या हमारा बीपी जो कि नीचे वाला 80 है उससे कम रहने लगता है, तो ये सब चीज़ें इंडिकेशन है कि हमारी बॉडी में कोविड का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। इसीलिए आपको हमेशा चाहे वीडियो कंसल्ट से चाहे फिज़िकली हर पेशेंट को जो होम आइसोलेशन में है वो एक डॉक्टर के एडवाइस या ऑब्जर्वेशन में ही रहेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ़ बढ़ती है तो डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर्स यूजली आपको कुछ ब्लड टेस्ट जिसमें CBC, CRP, IL-6, डी डाइमर्स, फेरेटिन, वो सब आपको एडवाइस करेंगे और आप उस ब्लड टेस्ट को कराएंगे। नॉर्मली ये ब्लड टेस्ट 5th डे और दोबारा से 10th डे पे रिपीट किए जाते हैं, या अगर इससे पहले आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम इस टेस्ट को पहले भी रिपीट करा सकते हैं। बट किसी भी टेस्ट में लाइक CRP या फेरेटिन, IL-6, किसी भी टेस्ट की एक सिंगल वैल्यू के बड़े होने से पैनिक नहीं करना है। यूजली कोविड का स्पीड या उसका प्रोग्रेशन या सिवेरिटी कितनी होगी ये एक इन सब टेस्ट के कंबाइंड रिपोर्ट से पड़ता है। सो एक टेस्ट रिपोर्ट बड़ा होने से आपको पैनिक नहीं करना है, जस्ट हम उसको फॉलोअप टेस्ट से रिपीट कराते हैं कि इनमें जो टेस्ट का ट्रेंड है या जो मार्कर्स हैं जिनको हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कहते हैं वो किस स्पीड से बढ़ रहे हैं और क्या हमें उसमें एक्टिवली इंटरवीन करने की ज़रूरत है। सो अगर इन सब में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाते हैं। होम आइसोलेशन कब ख़त्म करना है? क्या हमें रिपीट कोविड की ज़रूरत है? तो होम आइसोलेशन नॉर्मली आपके पहले सिम्टम, जिस दिन आपको पहली बार खांसी हुआ या पहली बार फीवर हुआ, उसको हम डे 1 कंसिडर करके पहले सिम्टम्स के 10 दिन तक प्लस उसमें 3 दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको बुखार ना आया हो, तो टोटल नियरली 14 डेज़ का क्वारंटीन पीरियड हमारा या होम आइसोलेशन पीरियड रहता है। सपोज़ लास्ट के 3 दिन में अगर आपको फीवर आया तो आपको अपना क्वारंटीन या आइसोलेशन का पीरियड 3 दिन आगे और बढ़ाना पड़ेगा। सो 10 दिन प्लस 3 दिन ऑफ एसिम्प्टोमेटिक पीरियड है जिसमें आप होम आइसोलेशन को क्लोज करेंगे। होम आइसोलेशन ख़त्म करना में कोविड RT-PCR की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये एक बहुत कॉमन सवाल है। सो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से भी अगर हम एसिम्प्टोमेटिक हैं और हम अपने 14 डेज़ कंप्लीट कर चुके हैं तो हमें रिपीट कोविड RT-PCR की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में कोविड RT-PCR रिपोर्ट 2 महीने तक भी पॉजिटिव आता रहता है। तो उसका रीज़न ये है कि जो वो वायरस है वो हमारे थ्रोट में या हमारे नाक में कहीं पे स्टिक करता है, इवन इफ़ इट इज़ अ डेड वायरस, और वो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैला सकते हैं तो भी रिपोर्ट पॉजिटिव रह सकती है। और कुछ पेशेंट्स में 14 दिन से पहले भी कोविड RT-PCR नेगेटिव हो जाता है। सो हमें टेस्ट पे रिलाई नहीं करना है, हमें अपने 14 डेज़ के होम आइसोलेशन को कंप्लीट करके आप सोशलाइज कर सकते हैं, आप मेडिकली फिट हैं। अब हॉस्पिटलाइजेशन के क्या क्राइटेरियाज हैं, क्यों हॉस्पिटलाइजेशन होना है, उसमें क्या ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं कोविड के लिए, वेदर दे आर प्रूवन ड्रग्स, वेदर दे आर अंडर ट्रायल्स, और उनके आउटकम्स कैसे हैं, ये भी एक हमेशा डिस्कशन का टॉपिक रहता है। सो अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है जिसमें या तो आपका ऑक्सीजन फॉल किया है या आपका BP फॉल किया है या हार्ट रेट बढ़ रहा है या फीवर नहीं टूट रहा है आपकी बेसिक मेडिसिन से, तो आप हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो होम आइसोलेशन के दौरान कुछ बेसिक मेडिसिन्स भी दी जाती हैं, जैसे जिंक है, विटामिन C है, कुछ और दवाइयाँ हैं, तो वो डॉक्टर की एडवाइस पर ही लेनी है। जैसे ब्लड थिनर्स हैं या स्टेरॉइड्स हैं, मिसयूज़ हो रहा है, तो जब तक आपके डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करते हैं आपको स्टेरॉइड्स या ब्लड थिनर्स नहीं लेने हैं, क्योंकि हर पेशेंट में उसका इंडिकेशन अलग है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स अलग अलग हो सकते हैं जो कि एट टाइम्स घर पे मैनेज ना हो।
सो होम आइसोलेशन इंक्लूड्स प्रॉपर केयर अंडर ऑब्जर्वेशन विद फ्यू मेडिसिन, और अगर तकलीफ बढ़े तो फिर हम हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं। अभी काफ़ी सवाल आते हैं कि हमारा कोविड RT-PCR हुआ, उसमें हमारा CT वैल्यू इतना है, तो उस CT वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर CT वैल्यू ज़्यादा है तो क्या मेरी बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी? क्या मैं ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड करूँगा? क्या मैं ज़्यादा टाइम तक इन्फेक्शियस रहूँगा? ये कॉमन सवाल है जो RT-PCR रिपोर्ट्स के बाद रिवॉल्व करते रहते हैं। तो RT-PCR का जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से थ्रेशहोल्ड वैल्यू है वो 35 है, ठीक है। अगर आपका लेवल 35 के ऊपर है तो आप नेगेटिव हो। अगर आपका कोविड RT-PCR का वैल्यू 35 से नीचे है तो आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है। अब उसमें भी डिविजन्स हैं। अगर आपका वैल्यू 24 से नीचे है, उसको कहते हैं कि CT वैल्यू, साइकिल थ्रेशहोल्ड, किस हिसाब से वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर आपका वैल्यू 24 से नीचे है तो इसका मतलब है कि आप इन्फेक्शन को बहुत तेज़ी से स्प्रेड करेंगे। अगर आपका वैल्यू 24 से ऊपर है, इसका मतलब आपका इन्फेक्शन स्प्रेड करने के चांसेस कम हैं, बट इट इज़ ऑलवेज अ ग्रे जोन। हम क्लियरली इसको डिमार्केट नहीं कर सकते। CT वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारी बीमारी कितनी बढ़ेगी इससे। मुझे एक बार कोविड हो चुका है, क्या कोविड दोबारा हो सकता है? दोबारा कोविड इससे ज़्यादा सिवेरिटी से होगा या मैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की तरह ही रहूँगा? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको कोविड एक बार हो चुका है तो आपको दोबारा कोविड होने की चांसेस बहुत कम रहते हैं फॉर सम टाइम। कितने वक्त तक वो अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया है। तकरीबन अगर आपको कोविड हुआ है तो एटलीस्ट 4 से 6 महीने तक आपको दोबारा होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं जो आपको कोविड के अगेंस्ट बीमारी नहीं होने देंगी। बट वो एंटीबॉडीज़ कितना लास्ट करेंगी ये अभी अननोन है। अगर आपको कोविड हो चुका है तो एटलीस्ट कुछ समय के लिए आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पेशेंट्स हैं जिनको सिम्टम्स आए हैं या जो एसिम्प्टोमेटिक थे या जिनको बहुत निमोनिया हुआ या सिवियर डिजीज़ फॉर्म में पहुँचे, उन सब में एंटीबॉडीज़ होती हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि सिवेरिटी क्या थी बीमारी की। हर पेशेंट जिसके अंदर कोविड का इन्फेक्शन होगा उसके अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी। द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है वो इस पर डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि आपकी बीमारी कितना बड़ी थी। सम स्टडीज से कि अगर आपको बहुत निमोनिया हुआ था तो आपके एंटीबॉडी लेवल ज़्यादा होंगे और ज़्यादा वक्त तक लास्ट करेंगे। अगर आपको डॉक्टर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोलते हैं, जो कि कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स या अलार्मिंग साइंस पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन में के लिए बोला जाता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन में भी डिपेंड करता है कि आपका निमोनिया जो है वो कितना सिवियर है, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। ये डिपेंड करता है हमारे सिम्टम्स पर प्लस हमारे CT पे। CT मतलब छाती का CT स्कैन, जिसको हम CT चेस्ट कहते हैं, जिसकी स्कोरिंग होती है कि माइल्ड निमोनिया है अगर हमारा स्कोर 8 से नीचे है, 9 से 15 तक हम मॉडरेट कहते हैं और 15 से 25 तक उसको सिवियर कहते हैं। ये इस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कि निमोनिया ने हमारे लंग्स को, हमने अपने लंग्स को 25 पार्ट में डिवाइड किया है। अब हमारे लंग्स के कितने पार्ट में निमोनिया है उस बेसिस पे हम इसको काउंट करके अपना स्कोर बनाते हैं। सपोज़ आपका स्कोर 25 में से 8 है तो आपका माइल्ड निमोनिया, लेकिन जैसे जैसे लंग्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, स्कोर बढ़ता है, उतना आपका सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़ बढ़ती है। तो अगर आपका सिवियर निमोनिया है तो उसमें ऑक्सीजन फॉल करता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आपको ऑक्सीजन दिया जाता है। कुछ ड्रग्स अंडर ट्रायल्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं, लेकिन जो 2 चीज़ें एक्चुअली अभी तक प्रूव हुई हैं जो हमें इस बीमारी से या इस सिवियर डिजीज़ से निकाल सकती हैं, उसमें मेन है ऑक्सीजन थेरेपी का रोल और दूसरा है स्टेरॉइड्स का रोल। इसके अलावा जितनी भी ड्रग्स हैं वो सब सपोर्टिव ड्रग्स हैं एंड ड्रग्स अंडर ट्रायल हैं। होम आइसोलेशन के दौरान कुछ बेसिक चीज़ें वही रहेंगी कि हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पैनिक नहीं करना है, गुड डाइट लेना है, नथिंग स्पेसिफिक बट घर का बना जो इजीली डाइजेस्ट हो सके वो फूड लेना है। अच्छे से लिक्विड इंटेक को बढ़ाना है, नॉर्मली इंटेक ऑफ कोकोनट वाटर, जूसेस, मिल्क, ये सब हमें अच्छे से चाहिए।
एक डेली रूटीन बनाएं, टेक बाथ डेली, क्लीन योरसेल्फ, कुछ देर अपने कमरे में या आसपास वॉक करें, इससे बॉडी मोशन में रहेगी, प्लस ब्लड क्लॉट्स बनने की संभावना भी काफ़ी कम रहती है। कोशिश करिए कि आप अपने फैमिली से कांटेक्ट में रहें। यस, फिज़िकल कांटेक्ट अवॉइड करना है, ईमेल्स, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, ताकि आपके अराउंड पॉजिटिविटी रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपके बेसिक सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फॉर मोर क्वेरीज, स्टे कनेक्टेड।